ऑल राइट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवार्ड्स ऑफ मार्च मंथ, है ना। जितने भी अवार्ड्स मार्च के महीने में अलग अलग लेजेंड्स को या अलग अलग इंसानों को, अलग अलग पर्सनालिटीज़ को मिले हैं अलग अलग देशों के द्वारा इन अलग अलग डिफरेंट स्फीयर्स, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अवार्ड्स में हम पढ़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मिला है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे बच्चों कि हाल ही में ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसे दिया गया है, ऑप्शन होंगे बहुत सारे। प्रेसिडेंट को दिया है, कि फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है, कि प्रधानमंत्री को दिया है, कि जो है वित्त मंत्री को दिया है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक ही बात होगी। बट यहाँ पे हमें क्या टिक लगाना है, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश मिला है। अब यहाँ पे बच्चों, जब उन्हें ये अवार्ड मिला था तब उन्होंने बारबाडोस की सरकार को और वहाँ के लोगों को आभार व्यक्त किया। इसी के साथ उनको ये पुरस्कार दिया है उनकी लीडरशिप के लिए। इसी के साथ कोविड-19 पेंडेमिक में जो भारत की तरफ से बारबाडोस को मदद गई थी, उसके रिकग्निशन में भी ये अवार्ड उन्हें मिला है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बच्चों। डन, छोटा सा ही था, है ना। आगे चलते हैं। अब बच्चों, नरेंद्र मोदी जी 57th नेशनल डे ऑफ मॉरिशस में चीफ गेस्ट थे और उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है ना। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी हाल ही में किस देश के नेशनल डे में चीफ गेस्ट थे, तो मॉरिशस के, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में 57th नेशनल डे ऑफ मॉरिशस में क्या थे बच्चों, चीफ गेस्ट थे। इसी के साथ पहले भारतीय लीडर वो बने जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड कौन सा है बच्चों, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो प्रधानमंत्री पहले ऐसे भारतीय लीडर बने हैं जिन्हें मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है बच्चों, भारत रत्न है ना। उसी प्रकार से हर एक देश का अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो मॉरिशस का ये है, ठीक है। क्या है मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार and key of the Indian Ocean. First time an Indian leader has been honored with this award. चलिए लिख लीजिए बच्चों। Once you have written, let me know so that we can move further. Done? चलिए, अब अगली न्यूज़ है बच्चों ये आरबीआई की। आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया है 2025 का सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि आरबीआई जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है डिजिटलाइजेशन में। आपने देखा होगा भारत जितना ज़्यादा सीरियसली यूपीआई को, बैंक्स को, P2P ट्रांसफर्स को लेता है, उतना कोई और देश इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। इंडिया ने जितनी जल्दी यूपीआई अडाप्ट किया, जितनी जल्दी हर एक स्ट्राटा के लोगों के पास यूपीआई दिखेगा, हर एक स्ट्राटा के लोगों के पास आपको फ़ोन के अंदर बैंकिंग ऐप्स दिखेंगे, फ़ोन के अंदर ऐसे यूपीआई ऐप्स मिलेंगे जो कि ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट। यहाँ तक कि आप देखो कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे यहाँ तक कि फ्रूट वेंडर्स जो सब्ज़ी का या फ्रूट्स का ठेला लगाती हैं, पानी पताशे का ठेला लगाते हैं, उनके पास भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा, उनका भी पेमेंट डायरेक्ट बैंक में जाता है। ये बहुत बड़ी बात, मतलब इतना बड़ा ये जो एंगल है
डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र का, ये स्पेशली कि भैया इतने लोअर स्ट्रेटा में भी अवेलेबल है ना, ये किसी और देश में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि फ्रांस में भी नहीं है ये चीज़, है ना। तो दिस इज़ अ बिग थिंग दैट आरबीआई एंड द गवर्नमेंट हैज़ डन। तो उसके लिए आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 ऑनर किया गया सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा। ठीक है, क्यों किया गया? कि भैया डिजिटल इनिशिएटिव्स इतने अच्छे हैं उनके, स्पेशली यहाँ पे आप देखोगे प्रवाह और सारथी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो प्रवाह और सारथी को स्पेशली आप ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। बस आपसे सवाल पूछेंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो आरबीआई को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा। लिख लो बच्चों। चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे बच्चों। विनोद कुमार शुक्ला, ये भारत के एक बहुत फेमस हिंदी पोएट और राइटर हैं, भारत के छत्तीसगढ़ से। इन्हें चुना गया ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। अब ज्ञानपीठ अवार्ड को लिखते जैसे ही हैं बच्चों, है ना, तो इसको ज्ञानपीठ मत पढ़िएगा, दैट इज़ ज्ञानपीठ ओनली। और ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड है। इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि हाल ही में किसे चुना गया है या किसका चयन किया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए, तो वो हैं हिंदी भाषा के पोएट और राइटर जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, ये जो अवार्ड है कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बच्चों। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो किसे चुना गया है बच्चों? वो उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार जी को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है म्यूज़िक अकादमी के द्वारा। अब संगीत कला निधि पुरस्कार उनको दिया जाता है जो क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस फॉर्म में जो है बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार बच्चों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट भी इसे वितरित करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसको हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक से जो डील करते हैं ना, तो क्लासिकल म्यूज़िक के फील्ड में स्पेशली कार्नेटिक म्यूज़िक में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है किसे? संगीत कला निधि को। आपसे ये सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कार्नेटिक म्यूज़िक की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? ऑप्शन में आएगा संगीत कला निधि,
है ना। दूसरे टाइप से आपसे पूछ सकते हैं कि संगीत कला निधि पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। दोनों तरीके से सवाल आना चाहिए। और किसे दिया गया है हाल ही में, तो आर के श्रीराम कुमार जी को दिया गया है। मद्रास म्यूजिक अकादमी जो है इसे वितरित करती है ना बच्चों। चलिए लिख लीजिए। डन। चलिए आगे चलते हैं। सभी ने लिख लिया है ना, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी लिख लेते हैं, उसके कारण जो है जो बच्चे धीरे लिखते हैं उनका रह जाता है ना। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, आई होप सबका हो गया होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखिए बच्चों। राम सुतार जी जो हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्कल्प्ट किया था, इन्हें महाराष्ट्र भूषण के द्वारा ऑनर किया जाएगा, है ना। ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब देखो बच्चों, हर राज्य का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और देश का तो होता ही है। हर राज्य का अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण। जैसे हम नहीं कहते कि भारत रत्न है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर पद्म अवार्ड्स आ जाते हैं, भूषण विभूषण ये सब, श्री, ये सारे अवार्ड्स है ना। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य का खुद का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, महाराष्ट्र भूषण। ये पुरस्कार किसे मिल रहा है बच्चों, स्कल्प्टर राम सुतार जी को, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्कल्प्ट किया था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। इसी के साथ बच्चों जो अगली न्यूज़ है वो इस प्रकार की है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, इन्हें आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है ना, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप के 14th एडिशन में। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स जो होते हैं उसके 14th एडिशन में जो है आपसे पूछ सकते हैं कि किसे आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14th एडिशन पे आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को, है ना। बस इतना सही क्वेश्चन आएगा और इतना सही आंसर है। 14th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, इसको फीला अवार्ड्स भी कहते हैं। लिख लीजिए। लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आई होप सबने लिख लिया होगा अभी तक, है ना। अगली न्यूज़ है बच्चों चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी की। इन्हें
TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी के द्वारा एट TIE यानी टाइकॉन, है ना, TIE ऐसे लिखा हुआ है तो टाइकॉन मुंबई 2025। ये जो है बच्चों भारत के टॉप एंटरप्रेन्योरल समिट में से आता है ना। तो भारत के टॉप एंटरप्रेन्योरल समिट में अगर आपसे पूछें कि टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड किसे दिया गया तो देवेंद्र फडणवीस जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए क्यों दिया गया है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिसके कारण मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है ना। तो यहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में काम देखते हुए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है ना। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टाइकॉन का जो समिट हुआ है वो एंटरप्रेन्योरल विजन के लिए होता है, ठीक है। स्पेशली एंटरप्रेन्योरल मतलब बिजनेस विजन्स। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरल समिट जो है वो है टाइकॉन मुंबई 2025, है ना, बिजनेस से संबंधित है। इसी में जो है टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड वितरित किया गया। ये किसको दिया बच्चों? CM देवेंद्र फडणवीस जी को। कहाँ के CM है? महाराष्ट्र के। क्यों दिया गया इन्हें? क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम किया है और प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, जिससे महाराष्ट्र का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए डन, आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, नितिन कामत जी जो कि फाउंडर और CEO हैं ज़ेरोदा के, उन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसी के साथ जो है बच्चों KV कामत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और डॉक्टर S सोमनाथ जी को, जो कि हमारे इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी प्रेजेंट चेयरमैन नहीं है, प्रेजेंट चेयरमैन है V नारायण, है ना, ये पहले रह चुके हैं, इन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे देखो नितिन कामत जो कि फाउंडर हैं और CEO हैं ज़ीरोदा के, इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है, KV कामत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, S सोमनाथ जी को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया, है ना। बस इनके अवार्ड लिख लीजिए। बस इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुराने यानी कि फॉर्मर यानी कि पहले जो रह चुके हैं इसरो के चीफ या चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ, उन्हें दिया गया। ठीक है, इसी के साथ आपसे पूछ सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया भैया, है ना, तो KV कामत जी को दिया। इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि EY एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड यानी EOY, ये जो EOY है ना, तो ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का EOY है, ये दिया गया है नितिन कामत जी को। इसी के साथ बच्चों हमारा अवार्ड्स का ये वाला पार्ट ख़त्म होता है ना। और इसी के साथ मार्च की न्यूज़ भी ख़त्म होती है। मैं साइड हो जाती हूँ फॉर दोज हु आर राइटिंग। ऑलराइट, तो बच्चों मार्च के महीने का अवार्ड्स की न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। सो टेक आउट योर कॉपी, पेन, पेंसिल, नोट्स, कॉपी, एवरीथिंग, है ना। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है जयश्री वेंकटेशन के बारे में। जयश्री वेंकटेशन जी जो हैं केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर है बच्चों।
और ये जो है, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि केयर अर्थ ट्रस्ट के को-फाउंडर कौन है? जयश्री वेंकटेशन। इन्होंने इतिहास रच दिया, पहले भारतीय बन के जिन्हें रामसर अवार्ड मिला है वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए, ठीक है। अब रामसर जहाँ भी इस्तेमाल होता है मतलब समझ जाइए कि वो वेटलैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों रामसर अवार्ड जो है वो वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए किसे दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वो दिया गया है जयश्री वेंकटेशन जी को। जयश्री वेंकटेशन जी किस कंपनी की को-फाउंडर है बच्चों? केयर अर्थ ट्रस्ट की को-फाउंडर है। अब यहाँ पे केयर अर्थ ट्रस्ट की को-फाउंडर भी हैं, साथ साथ ये वेटलैंड का सही प्रकार से सस्टेनेबल इस्तेमाल कर रही हैं बिना उसे नुकसान पहुँचाए। उस इस्तेमाल को, सस्टेनेबल यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया, ठीक है। देखिए सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए, है ना, हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट। तो वेटलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, सस्टेनेबल का मतलब भी हमने देखा ही था पहले, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ सवाल इस प्रकार से आएगा कि वो कौन से प्रथम भारतीय हैं जिन्हें रामसर अवार्ड दिया गया है वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए। तो आपका जवाब आएगा जयश्री वेंकटेशन जी। बस इतना सा ही सवाल है, जल्दी से लिख लीजिए, जैसे ही लिखेंगे मुझे बता दीजिएगा। चलिए, लिख लिया बच्चों सभी ने? नोटेड। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चों होलबर्ग प्राइज़ के बारे में। होलबर्ग प्राइज़ हाल ही में भारतीय स्कॉलर यानी कि इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती जी को दिया गया, ठीक है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जी जो हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं और इन्होंने एक रिसर्च करी है कंपैरेटिव लिटरेचर में, ट्रांसलेशन में, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में और फेमिनिस्ट थ्योरी में। एक बात मैं आपको बताती हूँ गायत्री जी के बारे में। गायत्री जी जो हैं, है ना, ये भारत की ही लेखिका हैं लेकिन ये जो है इंग्लिश में लिखती हैं। तो इनके बारे में इंडियन लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, गायत्री स्पिवाक जी के बारे में। सबसे ज़्यादा जो इनका फोकस रहता है वो रहता है वल्नरेबल सोसाइटी के हिस्सों पर, उन लोगों पर जो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, जिन पर बहुत अत्याचार होता है। और ये फेमिनिस्ट भी हैं, ये महिलाओं के लिए भी बहुत आवाज़ उठाती हैं, महिलाओं का पर्सपेक्टिव दुनिया को दिखाती हैं, स्पेशली उन महिलाओं का जो कि बहुत ज़्यादा गरीब या वल्नरेबल सेक्शन से आती हैं। इनका मानना ऐसा है कि गरीबी से हर इंसान अफेक्ट होता है और जो भी प्रताड़ना होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंसान को बदल के रख देती है। लेकिन गरीबी का असर महिलाओं पे दुगना होता है ना, कि महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन तो फेस कर ही रही हैं, जो जेंडर बेस्ड है उसी के साथ वो गरीबी वाला भी उन्हें जो है फेस करना पड़ता है। तो बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं, इंडियन ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो गायत्री स्पिवाक जी को जो है ये होलबर्ग प्राइज़ दिया गया है। हमारी जो है गायत्री स्पिवाक इंडियन स्कॉलर हैं और स्पेशली ये लिटरेचर में डील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर में शी डील्स, ठीक है। तो आपसे बस इतना सवाल आएगा कि 2025 का होलबर्ग प्राइज़ किसे दिया गया है, इतना सा सवाल आएगा बच्चों बस। तो वो होलबर्ग पुरस्कार दिया गया है गायत्री जी को। तुलनात्मक साहित्य, ठीक है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कैन द सबल्टन स्पीक, है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं उस रचना का नाम लेके कि वो किसने लिखी है, तो भी गायत्री जी ने ही लिखी है। इतना सा ही न्यूज़ है, ये लिख लीजिए, जैसे ही लिखेंगे मुझे बता दीजिएगा।
चलिए, नोटेड। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। जापान के मैथमेटिशियन मासाकी काशिवारा जी को एबल प्राइज़ मिला है 2025 का। अब बच्चों, मैथ्स में नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिलता, ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना, कि मिलता है। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ मिलता है या नहीं मिलता है, जल्दी से बताइए। मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है? पूरी ही न्यूज़ लिखनी है ये तो। दिस यू हैव टू राइट फुल ओनली, इसमें कुछ कट करने को नहीं है, क्योंकि 2 लाइन का तो उनका टॉपिक ही है जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मैथमेटिक्स को, है ना। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट द होल न्यूज़, इतनी बड़ी नहीं है। तो बच्चों जल्दी से बताइए, मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। इसीलिए ये जो एबल प्राइज़ है ना, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल माना जाता है ना। नोबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। इसीलिए सवाल किया था, मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ये जो एबल पुरस्कार है, इसे जो है जनरली ऐसा बोले जाता है कि मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार है, क्योंकि एबल प्राइज़ मैथ्स का सबसे हाईएस्ट प्राइज़ माना जाता है ना। तो लिख लीजिए इसे। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि भैया 2025 का एबल प्राइज़ किसे मिला है, तो वो मिला है मासाकी जी को। मासाकी जी जापान के मैथमेटिशियन हैं बच्चों, और इन्हें ये पुरस्कार मिला है उनकी फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो उन्होंने अलजेब्राइक एनालिसिस में करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा आप टॉपिक लिख लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका है तो अलजेब्राइक एनालिसिस, फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 2 शब्द याद कर लीजिए तो आपको याद रह जाएगा। चलिए, लिख लेंगे बच्चों तो बता दीजिएगा, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज वैसे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, अवार्ड्स में जनरली कम ही न्यूज़ होती हैं। चलिए, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब बच्चों यहाँ पर 2025 का जो लॉरेट है ना, तो वो किसे मिला यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली आपसे पूछेंगे कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ किसे दिया गया। सिंपल सा सवाल, क्या कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 का किसे दिया गया। तो बच्चों ये मिला है प्रोफेसर गुंटर ब्लॉशल को, ठीक है, प्रोफेसर गुंटर ब्लॉशल जी को। तो यहाँ पे प्रोफेसर गुंटर ब्लॉशल जी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 मिला। क्यों मिला बच्चों? क्योंकि उन्होंने बाढ़ को कैसे कम करें, बाढ़ से जो खतरे होते हैं उन्हें कैसे घटाएं, इसी के साथ पानी को कैसे मैनेज करें, वाटर रिसोर्स को किस प्रकार से मैनेज करें, बाढ़ आती है तो किस प्रकार से उससे डील करें, किस प्रकार से जो है पानी को मैनेज करें कि उससे ऐसी डिज़ास्टर्स ना आए, ये लिखा था उन्होंने। तो उनकी ये जो वर्क है ना, स्पेशली बाढ़ पे जो केंद्रित काम है उसका, उस चीज़ पे उन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है, ठीक है बच्चों। ये भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस में आ जाता है कि भैया क्यों मिला उन्हें ये, है ना, वाई वॉज ही गिवन दैट प्राइज। दे कैन आस्क इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए कि क्यों मिला है ये पुरस्कार, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चों सिर्फ इतना सा आएगा कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला, डायरेक्ट क्वेश्चन। बट कभी कभार हो सकता है ऐसे पूछ सकते हैं कि क्यों मिला, तो क्यों का जवाब भी आना चाहिए।
लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा बच्चों। नोटेड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगली न्यूज़ पर। तो अगला पुरस्कार जो है बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रिट्जकर प्राइज़ की, है ना। प्रिट्जकर प्राइज़ जो है बच्चों इस साल चाइनीज़ आर्किटेक्ट लियू जियाकुन जी को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों और भी अलग अलग जो लॉरेट्स हैं प्रिट्जकर प्राइज़ के वो लिखे हुए हैं। राइकन यामामोटो 2024 के थे और सर डेविड एलन चिपरफील्ड 2023 के थे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं भैया कि पिछले सालों में कौन थे लॉरेट्स। लॉरेट्स मतलब जिन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2024 में इन्हें मिला था, 2023 में इन्हें मिला था, है ना। अब ये जो प्रिट्जकर प्राइज़ है ये किस फील्ड में मिलता है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो कौन जानता है कि प्रिट्जकर पुरस्कार किस फील्ड में मिलता है, बताइए। प्रिट्जकर पुरस्कार मिलता है बच्चों आर्किटेक्चर की फील्ड में। मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखिएगा। आर्किटेक्चर की फील्ड में प्रिट्जकर पुरस्कार मिलता है ना। चलिए बच्चों लिख लिया आपने। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे CSMIA कहते हैं, इसे बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है जिसमें 40 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स हों एशिया पैसिफिक रीजन में, है ना। तो आपसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि भैया एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है, किस एयरपोर्ट को मिला है, स्पेशली कंसिडरिंग जहाँ पे 40 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स की संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि CSMIA को ये खिताब मिला है और ये इसे 8वीं बार मिला है लगातार। ठीक है, लगातार कितनी बार, 8वीं बार मिला है। स्पेशली किसके द्वारा दिया गया है इसे, ACI के द्वारा। ACI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स के द्वारा ये दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इस बार किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर का खिताब मिला है। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th ईयर इन अ रो है, 8वीं बार है कि इस एयरपोर्ट को ये पुरस्कार मिला हो। अच्छा, मैं हिंदी वाला अंडरलाइन नहीं किया था बच्चों, पिछला वाला 2025 का प्रिट्जकर पुरस्कार, ठीक है, 24 और 2023। चलिए लिख लीजिए बच्चों, लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन मूव अहेड।
चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना? ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 15 टू 25 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम में, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों पैसेंजर्स की जनसंख्या के हिसाब से एयरपोर्ट को अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि भैया कोई एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो बने होते हैं कम पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, कोई ऐसे होते हैं जो हाई वॉल्यूम के लिए बने होते हैं, जैसे केम्पेगौड़ा बैंगलोर, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स को डील करने के लिए वो बनाया गया है। तो यहाँ पे 15 से 25 मिलियन की अगर बात आती है तो 15 से 25 मिलियन में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब गया है भारत के हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वहीं पर अगर हम बात करें कि 40 मिलियन से ज़्यादा किसे गया है, तो अभी हमने देखा कि 40 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स की जनसंख्या में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड गया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, पैसेंजर्स की संख्या के हिसाब से जो है अवार्ड दिया जाता है। चलिए लिख लीजिए बच्चों, इसके बाद ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी न्यूज़ और है और फिर हमारा पूरा मार्च का महीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? इसके बाद हम अगला अप्रैल का महीना शुरू करेंगे। लिख लीजिए, वंस यू हैव रिटन जस्ट लेट मी नो। नोटेड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आईफा अवार्ड्स, है ना? तो आईफा अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर मिला है लापता लेडीज़ को। अब आईफा अवार्ड्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए अलग अलग डिफेंस एग्जाम्स में जो है आईफा अवार्ड भी दे देती है, अब पता नहीं किस एग्ज़ाम में आ जाए, है ना? तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। आईफा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी का अवार्ड मिला है लापता लेडीज़ को। इसी के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल मिला है कार्तिक आर्यन को। किस पिक्चर के लिए? भूल भुलैया 3 के लिए, ठीक है? आई एम वेरी शॉक्ड बट ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल मिला है नितांशी गोयल जी को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट डायरेक्शन मिला है किरण राव जी को लापता लेडीज़ के लिए। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इंडियन सिनेमा में मिला है राकेश रोशन जी को, ठीक है? तो ये चारों जो है बच्चों आपको लिखने हैं। किस प्रकार से सवाल आएंगे इसमें चारों में? आपसे पूछा जा सकता है कि आईफा 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट परफॉर्मेंस मेल का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट डायरेक्शन किसे मिला और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसे मिला, है ना? इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, इसीलिए जो है ये पता होना चाहिए। लिख लीजिए। सिलेक्शन की कैटेगरी क्या होती है बच्चों? वो तो रहता है, बहुत बार बोला जाता है कि कैटेगरी इज़ डिफरेंट, कभी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी कुछ देखते हैं। आईफा अवार्ड्स है ये तो, है ना? हमें तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। चलो लिख लेंगे बच्चों, तो मुझे बता देना सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए बच्चों, आई होप आप सबने लिख लिया होगा, है ना? और अगर थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसे पॉज करके लिख लीजिए। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पायल कपाड़िया जी की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इससे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं थ्रू आउट दीज मैनी ईयर्स। पिछले साल भी बहुत अवार्ड्स मिले थे, इस बार भी बहुत अवार्ड्स मिले हैं, तो इन्हें फिर से एक अवार्ड मिल गया है ना। तो पायल कपाड़िया जी की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इससे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 पे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भैया एशियन अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला, तो पायल कपाड़िया जी की ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके। दूसरा, शहाना गोस्वामी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है संतोष में उनके रोल के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अ रोल इन संतोष। हिंदी में कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पे नीचे जो है बच्चों ये टेबल फॉर्मेट में जो है डिटेल्स लिखी हुई हैं, है ना। तो आप देखिए कि लीडिंग रोल में जो एक्टर को अवार्ड मिला है वो है एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। एक्ट्रेस जिन्हें लीडिंग रोल में अवार्ड मिला है, ठीक है, वो कौन सी हैं बच्चों, माइकी मैडिसन, है ना। इसी के साथ डायरेक्शन में जिन्हें अवार्ड मिला है वो है अनोरा के लिए सीन बेकर। ठीक है, तो ये अनोरा जो है ये उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। तो अनोरा में जो एक्ट्रेस थी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और अनोरा के ही जो डायरेक्टर थी सीन बेकर, उन्हें ये डायरेक्टर का डायरेक्टिंग प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें 2-3 कैटेगरी और हैं, मैं सारी पढ़ के बता देती हूँ। सपोर्टिंग रोल, बेस्ट सपोर्टिंग रोल के जो अवार्ड्स मिले हैं, है ना, वो गए हैं बच्चों किएरन कुल्किन को। उनकी कौन सी रचना के लिए, अ रियल पेन के लिए। ठीक है, जिस एक्ट्रेस को सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है उनका नाम है जोई सल्डाना, नहीं, उनका नाम है एमेलिया पेरेज, है ना। जोई सल्डाना जो है वो रचना है। इसी के साथ म्यूज़िक में जिन्हें अवार्ड मिला है वो अमेलिया पेरेज। ओके, अमेलिया पेरेज इज़ द नेम ऑफ द मूवी। ऑल राइट, ठीक है, अमेलिया पेरेज मूवी का नाम है ना। दोनों ऐसे नाम दिख रहे थे इसलिए आई गॉट कंफ्यूज कि अमेलिया पेरेज नेम है कि जोई सल्डाना। चलिए, तो अमेलिया पेरेज नाम है, और म्यूज़िक में जो विनर है उनका नाम है एल माल। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ कि टेबुलर फॉर्मेट में ऐसा लिखा है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, मुझे ये देख के कन्फ्यूजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्टर इन लीडिंग, रुकिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ बच्चों। एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी, इनका काम है द ब्रूटलिस्ट। तो बच्चों ये जो मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, रेक्टेंगल है उनकी रचना कि किस मूवी के लिए, किस गाने के लिए पुरस्कार मिला है, और ये जो ब्रैकेट है वो नाम है एक्टर एक्ट्रेस का। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो बनाया है वो नाम है ना। ब्रैकेट दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे क्या, पिंक में नहीं दिख रहे, कलर चेंज कर देती हूँ, मैं येलो कर देती हूँ, शायद येलो में विजिबल हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है दिस इज़ द मूवी, है ना, जिसके लिए अवार्ड मिला है, और ब्रैकेट में उनका नाम है जिन्हें अवार्ड मिला है। है ना। तो ये जो भी रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, ये क्या है, अ रियल पेन, द ब्रूटलिस्ट, अनोरा, एमिलिया पेरेज, ये सब जो है रचनाएं हैं, है ना। और ये जो ब्रैकेट में नाम है एड्रियन, माइकी, सीन, किएरान, जोय और एलमाल, ये सब उन एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम हैं जिन्हें ये अवार्ड्स मिले हैं, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हिंदी में भी कर देती हूँ सेम चीज़।
ठीक है, ये मैंने कर दिया बच्चों हिंदी में भी। वंस यू हैव रिटन मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आखिरी न्यूज़ है मार्च के महीने की। ठीक है, म्यूज़िक का जो है यहाँ पे इसी का आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी से आगे जो है म्यूज़िक का मिला है डैनियल ब्लूमबर्ग को द ब्रूटलिस्ट से। ठीक है, संगीत के लिए किसे मिला है? डैनियल जी को द ब्रूटलिस्ट से, है ना। तो यहाँ भी मैं सेम कर रही हूँ, ब्रैकेट में जिन्हें मिला है उनका नाम और रेक्टेंगल में उनकी रचना। रचना मतलब मैं रचना शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, रचना बेसिकली राइटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। रचना मतलब यहाँ पे आप ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा कि ये लिखा हुआ है क्या उन्होंने, उनकी मूवी है बेसिकली, है ना। तो रचना शब्द जो है सिर्फ हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि मेजरली आप देखोगे तो वहीं इस्तेमाल होता है, बट रचनाएँ जो है वो आर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। मूवीज़ भी आर्ट में ही आती हैं, तो इसलिए जो है मैं ये रचना कह रही हूँ, बट वो मूवी ही है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड बच्चों अनोरा को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं और ये सब जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये सब निर्माता हैं, लिख लीजिए। इसी के साथ बच्चों मार्च के महीने का हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम अप्रैल के मंथ की न्यूज़ देखेंगे। ऑलराइट, मैं साइड हो जाती हूँ फॉर दोज हु आर राइटिंग।